बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम शुरू करेंगे अपना जो हमने यूनिट नंबर 2 शुरू करी है ना, फिजिक्स की 12th क्लास की, यानी कि वैद्युत चुंबकत्व। इसका आज हम करेंगे तीसरा चैप्टर का नाम होने वाला है बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ये जो चैप्टर है ना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, आज इसका होने वाला है पहला लेक्चर, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर। अब आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये घटना होती क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, कहाँ से ये शब्द आया, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया है और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर लेक्चर शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी, ताकि ये वीडियोस और बाकी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पर इजीली अवेलेबल हो सकें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। आइए समझते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। इंट्रोडक्शन। तो देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है, इसके बारे में सबसे पहले ना माइकल फैराडे के मन में एक विचार आया। अब उनके मन में विचार क्या आया, तो बच्चों उनके मन में विचार ये आया कि जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, चुंबकत्व वाले चैप्टर में, कि गतिमान आवेश यानी कि आप विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा के कारण किसी भी वस्तु में चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकत्व का गुण उत्पन्न किया जा सकता है। हम ये तथ्य पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में चुंबकत्व वाले में, ठीक है। तो फैराडे के साइंटिस्ट जो थे, इनके मन में यह सवाल आया कि यार जिस प्रकार से हम किसी गतिमान आवेश से चुंबकत्व को उत्पन्न कर रहे हैं, क्या उसी प्रकार अगर हम एक गतिशील चुंबक यानी कि एक गतिमान चुंबक ले लें तो क्या हम उससे वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस कथन का जवाब जानने के लिए माइकल फैराडे ने क्या किए, कुछ प्रयोग करे। अब उन्होंने जो अपने प्रयोग करे वो एक साइंटिस्ट और थे हेनरी, उनके साथ में ये प्रयोग करे। तो उस प्रयोगों के बाद उन्होंने ना एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में इन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी बंद कुंडली में, अब बंद कुंडली का क्या मतलब है, बंद कुंडली का मतलब ये है कि वो एक ऐसा चालक होगा जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है परंतु हो नहीं रहा है, उसको हमने बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि किसी बंद कुंडली के अगर हम पास में किसी गतिशील चुंबक को लेके आएंगे, देखना ध्यान से सुनना, चुंबकत्व में हमने पढ़ा था गतिशील आवेश, तो यहाँ उल्टा कर रहे हैं, गतिशील चुंबक ले रहे हैं और वहाँ पे गतिशील आवेश के कारण चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा है। यहाँ गतिशील चुंबक के कारण आवेश उत्पन्न होगा यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तब इन्होंने ये कहा किसी बंद कुंडली को के चारों तरफ अगर हम किसी बंद कुंडली के पास हम क्या लेके आए, एक चुंबकीय क्षेत्र लेके आए, यानी कि एक क्षण चुंबक लेके आए जिसका चुंबकीय क्षेत्र हो जो कि गतिशील हो। तब उस गतिशीलता के कारण जो वो बंद कुंडली है उसके अंदर एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो इंस्पायर हो रही है। प्रेरित का मतलब होता है इंस्पायर्ड। अब जैसे अगर मैं आपको कुछ अच्छा शब्द बोल रहा हूँ और आप उस चीज़ से इंस्पायर हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप जो है वो वीडियो देख करके इंस्पायर हो जाते हैं कि यार हमें भी पढ़ाना है, तो ये एक तरीके से प्रेरित हो गए आप प्रेरित हो गए मुझसे या फिर किसी और अन्य किसी बड़े और अच्छे टीचर से, कि आप उनसे प्रेरित हो गए और आप एक टीचर बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो वो हमारी बंद कुंडली है वो गतिशील चुंबक के कारण प्रेरित हो जाती है, और उस कारण चूंकि वो कुंडली है उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, तो उस प्रेरण के कारण यानी कि उस प्रेरित होने की घटना के कारण उसमें क्या होती है, धारा का प्रवाह होने लगता है। इस पूरी घटना को कहते हैं बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। वैद्युत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। चुंबकीय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चुंबकत्व के कारण उत्पन्न हो रही है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रही है। प्रेरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रेरित होकर उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसीलिए इस घटना का नाम पड़ा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आशा करता हूँ आप ये समझ चुके होंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होते क्या है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि गतिमान आवेश के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी गतिशील चुंबक के कारण वैद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए 1830 में साइंटिस्ट थे हमारे फैराडे और उनके साथ एक उनके मित्र थे हेनरी। इन्होंने अपने प्रयोग से एक निष्कर्ष किया। अभी हम इसका प्रयोग भी पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने क्या प्रयोग किया था। तो इन्होंने अपने प्रयोग से निष्कर्ष दिया, तब उन्होंने पाया, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि यदि आप किसी बंद कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान स्थिर नहीं है यानी कि फिक्स नहीं है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ भी रहा है घट भी सकता है, ठीक है, फिक्स नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है परिवर्ती, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बंद कुंडली के बारे में मैंने बता दिया। ऐसी यंत्र होगा, ऐसी डिवाइस होगी जिसके अंदर विद्युत धारा का चालन हो सकता है, यानी कि वो विद्युत की सुचालक होगी, और सुचालक होने के कारण पर वो बंद है क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी। ध्यान से सुनिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ ये बल्ब है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है परंतु हो नहीं रही है, बल्ब अभी बंद है, ठीक है। इसी तरीके से बंद कुंडली है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है, इसके आसपास हम चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा कभी बढ़ा भी रहे हैं कभी घटा भी रहे हैं। तो ऐसा करने से हम ऐसा करते हैं
तब कुंडली में एक धारा उत्पन्न होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो धारा प्रेरित होकर के उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा में परिवर्तन के कारण प्रेरित हो रही है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो उस धारा में एक विद्युत वाहक बल तथा एक विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, इस प्रकार उत्पन्न हुए उस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, आप इसको ऐसे समझिए, ये एक बंद कुंडली है और हम इसके पास में, आप इसको एक समझ लीजिए कि हम इसके पास में, ये एक चुंबक है, हम इसके पास में चुंबक को लेके आ रहे हैं। तो चुंबक में प्रवृत्ति होती है कि भाई वो अपने आसपास में खींचती है वस्तु को, जिनमें चुंबकत्व का गुण होता है। अब जैसे ही ये चुंबक है तो इसके चारों तरफ एक इसका चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। अब जब उस चुंबकीय क्षेत्र में ये हमारी जो वस्तु है, जो कि बंद कुंडली है, अगर ये इस चुंबकीय क्षेत्र में आती है तो क्या करेगी, इस कुंडली में एक धारा प्रेरित होने लगेगी। किसके कारण हुई है, इसके चुंबकत्व के कारण हुई है। इस घटना को क्या कह रहे हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कह रहे हैं। अब घटना में जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो होती क्यों है, तो उसका रीज़न बताया कि इसके अंदर ना, यानी कि इस कुंडली के अंदर, बंद कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है। यानी कि ये जैसे ये जो कुंडली है, जैसे ही ये चुंबक के समीप में आएगी तो इस पर एक बल का अनुभव होगा। इस कुंडली को ऐसा लगेगा कि मुझ पर कोई बल लगा रहा है। उस बल का नाम क्या कहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित का मतलब है प्रेरित हुई है वो, यानी कि किसी और चीज़ के कारण हो रहा है, और विद्युत वाहक बल लग रहा है। ठीक है, यदि कुंडली का परिपथ बंद होता है तब कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसके कारण एक धारा भी प्रवाहित होती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझा प्रेरित विद्युत धारा का, या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का, या प्रेरित विद्युत वाहक बल का, इनका यूज़ कहाँ करते हैं, तो डेली लाइफ में हम इनका यूज़ करते हैं बच्चों, ट्रांसफार्मर में, विद्युत जनित्र में। विद्युत जनित्र मतलब विद्युत जनरेटर, आपने देखा होगा, जैसे लाइट भाग जाती है तो लाइट भाग जाने के बाद हम जनरेटर चालू करते हैं, तो जनरेटर चालू करने के बाद हमें लाइट वापस आ जाती है। तो जनरेटर में ऐसा क्या है भाई कि जनरेटर जो है लाइट दे रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसी घटना ने बताया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ने। ठीक है, तो जनरेटर जो है वो किस पर आधारित है, तो वो किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अब इस चैप्टर के बाद जो इसका 4th चैप्टर होने वाला है, प्रत्यावर्ती धारा वाला, उसमें हम आपको डीपली बता देंगे कि ये जो जनरेटर है ये काम कैसे करता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि इस कॉन्सेप्ट पर, प्रेरित विद्युत वाहक बल की और प्रेरित धारा के इस कॉन्सेप्ट पर, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण और कॉन्सेप्ट पर क्या क्या चीज़ बेस्ड है, तो विद्युत जनित्र बेस्ड है, प्रेरित कुंडली, ट्रांसफार्मर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब चूंकि हम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये सिद्धांत फैराडे ने दिया, फैराडे ने अपने प्रयोगों से दिया, तो भाई प्रयोग थे क्या, तो आइए समझते हैं फैराडे का प्रयोग। तो देखो, फैराडे और हेनरी के प्रयोग। अब फैराडे ने किया क्या है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि हम चुंबकत्व वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस आधार पर फैराडे ने सोचा कि जिस प्रकार विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हो रहा है, क्या उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी तो उत्पन्न होनी चाहिए। तो इस आधार पर फैराडे ने निम्नलिखित प्रयोग करे। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं भाई फैराडे के प्रयोग। तो आइए भाई अब देखते हैं फैराडे के पहले एक्सपेरिमेंट को। पहले एक्सपेरिमेंट का नाम है बच्चों चुंबक द्वारा धारा प्रेरित होना। अब आपने स्क्रीन पर अपने आप 2 चित्र देख रहे होंगे। इन चित्रों में बेसिकली 4 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इन 4 डायग्राम में 4 स्थितियां हैं। देखो हो क्या रहा है, इन डायग्राम को मैं पहले इनकी पोजीशन आपको बताना चाहता हूँ। इस चित्र में हमने एक कुंडली ले रखी है। अब इस कुंडली में हमने एक धारा मापी यानी कि एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और एक हमने चुंबक ले रखी है जिसका एक जो ध्रुव है वो N है और दूसरा ध्रुव जो है वो S है। ठीक है, अब पहली स्थिति को ध्यान से देखिएगा। जो प्रथम स्थिति हो रही है ना बच्चों, उसमें हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो कुंडली है वो भी स्थिर है और उधर जो हमारी चुंबक है वो भी स्थिर है। इस स्थिति में यानी कि जब ना तो कुंडली में कुछ परिवर्तन हो रहा है ना ही चुंबक में, तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है, यानी कि जब चुंबक स्थिर है तब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। अब जब अगर धारामापी में विक्षेप नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि कुंडली में भी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, या कुंडली में प्रवाहित धारा का मान क्या है, 0 है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, हम उस चुंबक को अपनी कुंडली के पास लेके आ रहे हैं। बेसिकली हम चुंबक का जो एंड सिरा है ना, इसको कुंडली के समीप लेके आ रहे हैं। यानी कि जब हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास लेके आते हैं तब धारामापी की जो सुई है उसमें दाईं ओर विक्षेप आता है। ध्यान से समझना इस बात को। जब चुंबक का एन पोल आ रहा है तो धारामापी की जो सुई है वो दाईं तरफ झुक रही है। देखो धारामापी की सुई दाईं तरफ झुक रही होगी चित्र में, ठीक है, झुक रही है ना। हाँ,
अब देखो हो क्या रहा है, अगर धारा मापी की सुई झुकती है दाईं तरफ तो वैद्युत धारा का प्रवाह कौन सी दिशा में होगा, वामावर्त दिशा में होगा, यानी कि उल्टा चलता है। ठीक है, तो चूंकि दाईं तरफ सुई झुक रही है तो विद्युत धारा का प्रवाह कौन सी दिशा में होगा, वामावर्त दिशा में होगा, यानी कि बाईं ओर होगा। ठीक है भाई, अब तीसरी स्थिति में हमने क्या कर दिया, जो चुंबक का हम एन पोल कुंडली के पास ला रहे थे ना, तो समीप में ला करके हमने चुंबक की गति को कम कर दिया या चुंबक की गति को स्थिर कर दिया, यानी कि हम चुंबक को कुंडली के पास आकर के स्थिर कर देते हैं, रोक लेते हैं। अब हमारी जो चुंबक है वो कुंडली के पास आकर के रुक गई। अब जब कुंडली के पास आकर के रुकी तो फिर से वही जो हमारा गैल्वेनोमीटर था, क्योंकि चुंबक की गतिशीलता रुक गई, चुंबक ने गति करना बंद कर दिया, तो धारामापी की जो सुई है वो फिर से स्थिर हो गई, यानी कि धारामापी की सुई में कोई विक्षेप नहीं है। अब अगर धारामापी की सुई में कोई विक्षेप नहीं है तो धारा का मान भी क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि उस समय पे तीसरी स्थिति में भी कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब चौथी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, अब चौथी स्थिति में हम चुंबक का जो एन सिरा था उत्तरी ध्रुव उसको हम दूर लेके जा रहे हैं कुंडली से। अब जब हमने ऐसा किया, यानी कि जब हम दूर लेके गए, तब जो धारामापी की सुई है उसमें बाईं ओर विक्षेप आया। ध्यान से समझना इन दोनों बातों को, जब हम दूर लेके गए ना तब उस जो धारामापी की सुई है उसमें विक्षेप प्राप्त हुआ बाईं ओर। अब अगर विक्षेप बाईं ओर है, धारा के प्रवाह की दिशा क्या होगी, दाईं ओर, यानी कि दक्षिणावर्त। इतना आपने समझ लिया है। अब देखो बात सुनो एक बार में, चारों चित्रों को एक साथ ऑब्जर्व करो। पहले वाले चित्र में बेसिकली क्या है, चुंबक भी स्थिर है और हमारा जो कुंडली है वो भी स्थिर है। जब चुंबक भी स्थिर है, कुंडली भी स्थिर है, और हम पढ़ के रहे हैं पहले प्रयोग चुंबक द्वारा धारा प्रेरित होना, चूंकि चुंबक के द्वारा धारा प्रेरित हो रही है, चुंबक तो स्थिर है, तो पहली स्थिति में धारा का प्रवाह शून्य है। दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति में चुंबक का एन सिरा, यानी कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास आ रहा है। तो जब कुंडली के पास आता जा रहा है, यानी कि गति करता रहा है, जब हम उसको पास लाते रहे खिसका रहे हैं, उस समय पे धारामापी की जो सुई है वो दाईं ओर जा रही है। और अगर धारामापी की सुई इस तरीके से दाईं ओर जा रही है तो जो धारा के प्रवाह की दिशा है वो बाईं ओर होगी। तीसरी स्थिति में ध्यान देखो, हमने कुंडली के पास में ला करके चुंबक को फिर रोक दिया। अब पहली स्थिति में भी चुंबक रुकी हुई थी, तीसरी में भी चुंबक रुक गई, तो जब तीसरी स्थिति में भी चुंबक रुक गई तो इस स्थिति में भी जो धारा का मान है वो शून्य हो गया। इसी तरीके से जो चौथी स्थिति है उसमें हम क्या कर रहे थे, जैसे दूसरी स्थिति में हम कुंडली के पास ला रहे थे, चौथी में हम दूर ले गए। अब जब हम दूर ले गए तो फिर से जो विक्षेप है वो आना शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही दूर लेके जा रहे थे तो इस बार विक्षेप आया दाईं तरफ, यानी कि कुंडली की जो धारामापी की सुई है वो ऐसा करके इधर बाईं तरफ झुक गई। अब जब सुई बाईं तरफ झुक गई तो जो धारा है वो दाईं ओर प्रवाहित हो गई। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट हुआ। तो अब देखते हैं फैराडे का दूसरा प्रयोग। देखिए फैराडे के दूसरे प्रयोग में फैराडे ने क्या किया, जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, फैराडे ने ना दो कुंडलियां ली। अब इसमें जो कुंडली एक है उसको हमने कुंडली ए नाम दिया, और जो दूसरी कुंडली है उसको हमने कुंडली बी नाम दिया। अब ये जो कुंडली है बच्चों, ये इस प्रकार से ली जाएंगी कि कुंडली ए को कुंडली बी के अंदर हम प्रविष्ट करा सकते हैं, यानी कुंडली ए को हम कुंडली बी के अंदर पूरा का पूरा डाल सकते हैं। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, पहली कुंडली को दूसरी कुंडली के अंदर फिट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने दो कुंडली लेनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहली कुंडली में हमने लगाया है, हमने सेल लगाया और एक लगाई उसके साथ कुंजी, और जो कुंडली बी थी उसमें हमने लगाया है एक धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट ये किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने देखा कि जैसे हमने कुंजी दबाई तो जो गैल्वेनोमीटर था दूसरी कुंडली में उसकी सुई में विक्षेप आया। फिर उसके बाद जब हमने वो कंटिन्यू रख दी, मतलब एक बार दबा दी और उसके बाद छोड़ दिया कुंजी को, तब उसका जो विक्षेप है वो समाप्त हो गया। उसके बाद इन्होंने कुंजी जब बंद करी होगी प्लग, तब भी उसमें विक्षेप आया, लेकिन जब बंद हो गई तब फिर उसका विक्षेप समाप्त हो गया। यानी कहने का क्या मतलब है, कुंजी दबाई तो विक्षेप आया, कुंजी हटाई तो विक्षेप आया। यानी कि दबाने की प्रक्रिया पर अगर हम कंटिन्यू कर रहे हो, दबाते रहे हो, दबा रहे हो फिर हटा रहे हो, दबा रहे हो फिर हटा रहे हो, है ना, चटकनी से जैसे खेलते नहीं है कि दबाया फिर बंद कर दिया, दबाया फिर बंद कर दिया, दबाया फिर बंद कर दिया, अगर ये प्रक्रिया हो रही है तब तो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यानी गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप आ रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रही है तो विक्षेप नहीं आ रहा है। इसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी कि जब हम पहली कुंडली को दूसरी कुंडली के अंदर डाल रहे हैं तब विक्षेप आ रहा है, जब हम निकाल रहे हैं तब विक्षेप आ रहा है। यानी जब वो दोनों अलग अलग रखी हुई हैं स्थिर है तब विक्षेप नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे हम उसको अंदर डाल रहे हैं दूसरी कुंडली के, तब अंदर डालते हुए विक्षेप आ रहा है, डालने के बाद नहीं आ रहा है। अब डल गई उसके बाद नहीं आ रहा, जब निकाल रहे हो तो आ रहा है। यानी कि अंदर डालने और बाहर निकालने की प्रक्रिया जितनी ज़्यादा हो रही है विक्षेप उतना अधिक आ रहा है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है। आइए समझते हैं कि दो कुंडलियाँ ए और बी ली हैं। कुंडली ए को कुंडली बी में प्रविष्ट किया जा सकता है। ए में कुंजी
के तथा सेल ई जुड़े हुए हैं और बी कुंडली जो हमारी है उससे एक जी यानी कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इसके बाद कुंजी दबाने पर गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप आ जाता है जो कि कुछ समय के बाद शून्य हो जाता है। यदि कुंजी को बार बार दबाने में छोड़ने की प्रक्रिया की जाती है तो जी की सुई में दोनों ओर विक्षेप आता है, यानी कि जब आप दबा रहे हो तो दाईं ओर, जब आप हटा रहे हो तो बाईं ओर, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, यह प्रक्रिया जितनी तेज होती है विक्षेप उतना अधिक होता है। ए को जब बी के भीतर लाया जाता है या बाहर निकाला जाता है तब भी विक्षेप आता है, परंतु गति समाप्त होते ही विक्षेप भी समाप्त हो जाता है। बाहर विक्षेप शून्य होता है, भीतर ले जाने पर बाहर निकालने की विक्षेप की दिशा विपरीत होती है। यह प्रक्रिया जितनी तेज होती है विक्षेप उतना ही अधिक होता है। इसी कारण चूंकि देखो कुंडली ए के कारण बी में धारा प्रवाहित हो रही है, इसीलिए कुंडली ए को हमने प्राथमिक कुंडली कहा है और जो कुंडली बी है उसे हमने द्वितीय कुंडली कहा है। तो ये है दूसरा प्रयोग जिसका उन्होंने नाम दिया कि धारा से धारा प्रेरित होना, यानी कि जब आप एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें और उसके प्रेरित होकर के दूसरी कुंडली में अपने आप धारा प्रवाहित हो जाए। तो अब देखते हैं इसका तीसरा प्रयोग क्या था। तो अब देखते हैं प्रयोग नंबर 3। देखो प्रयोग नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रयोग नंबर 3 का ही नाम है परिवर्तित धारा से धारा प्रेरित करना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, धारा को इस बार परिवर्तित करेंगे। अब देखो इसके बाद क्या है, तो प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 2 में आपने देखा है कि कर क्या रहे हैं, यानी कि हम कुछ ना कुछ गति कर रहे हैं। देखो प्रयोग नंबर 1 में चुंबक गति कर रही थी, ठीक है, और प्रयोग नंबर 2 में कुंडली गति कर रही थी। यानी हो क्या रहा है, प्रयोग 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि गति के कारण ही धारा प्रेरित हो रही है, लेकिन फैराडे ने प्रयोग नंबर 3 में ये वाली बात को गलत साबित कर दिया। प्रयोग नंबर 1 और 2 के बाद फैराडे के मन में एक डाउट आया कि क्या सिर्फ सापेक्षिक गति करने के कारण ही धारा प्रवाहित हो रही है क्या। तब उसने इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए एक तीसरा प्रयोग किया। अब तीसरे प्रयोग में जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो, उसने 2 कुंडली फिर से ली। अब उसने पहली कुंडली ए में एक सिर्फ गैल्वेनोमीटर जोड़ा और जो दूसरी कुंडली थी उसमें एक जोड़ दिया सेल और दूसरे उसके साथ जोड़ा एक परिवर्ती प्रतिरोध। अब परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब होता है जिस प्रतिरोध का मान आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ऐसा प्रतिरोध उसने जोड़ दिया। तो इस आधार पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 2 से यह पता चलता है कि सापेक्षिक गति होने से दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो रही है। तो फैराडे ने यह दर्शाया कि धारा प्रेरित होने के लिए सापेक्षिक गति का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 2 के बाद जो उनका डाउट आया था उसके लिए उन्होंने प्रयोग नंबर 3 का प्रयोग करा। अच्छा, इस प्रयोग में क्या करा, उन्होंने 2 स्थिर कुंडलियाँ ली ए और बी। कुंडली ए को धारामापी से जोड़ा, कुंडली बी में एक बैटरी जोड़ी तथा एक परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ा और एक कुंजी जोड़ी। अब जैसे ही उन्होंने कुंजी को दबाया तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ गया। यह दर्शाता है कि कुंडली ए में धारा प्रेरित होने लगी, परंतु जैसे ही एक के को या जैसे ही उन्होंने कुंजी को दबाए रखा कुछ समय तक के लिए, तब वो जो विक्षेप था वो शून्य हो गया। यानी कि सिर्फ दबाते ही विक्षेप आया है, अगर दबाए रखोगे तो विक्षेप शून्य है, सिर्फ हटाते ही विक्षेप आ रहा है, हटाए रखोगे तो विक्षेप शून्य है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने जो परिवर्ती प्रतिरोध लिया था वो RH, इसके मान में परिवर्तित करके देखे तो जिन्होंने पाया कि जैसे जैसे हम उसके मान बदल रहे हैं तब तक तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा है। यानी कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप प्रतिरोध का मान बदल रहे हो तो धारा का मान बदल रहा है और धारा का मान बदलने के कारण गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप धारा का मान स्थिर कर देते हो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप आना फिर से बंद हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुंडली बी में धारा की दिशा ही परिवर्तित कर दी। अर्थात इन्होंने देखा कि अगर धारा वामावर्त घूम रही है, अगर धारा वामावर्त बह रही है तो उसको दक्षिणावर्त करके देखा, यानी धारा की दिशा को परिवर्तित करके देखा। और जब उन्होंने धारा की दिशा को परिवर्तित किया तब उन्होंने पाया कि जब हम परिवर्तित कर रहे हैं तब तो विक्षेप आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, लेकिन परिवर्तन के पश्चात विक्षेप शून्य हो रहा है, परिवर्तन से पहले भी विक्षेप शून्य हो रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने प्रयोग नंबर 3 करा। अब आप समझ देखो, प्रयोग नंबर 1, प्रयोग नंबर 2 और प्रयोग नंबर 3 के आधार पर जो फैराडे थे इन्होंने कुछ निष्कर्ष दिए। तो अब पढ़ते हैं फैराडे के निष्कर्ष क्या हैं। तो अभी देखते हैं फैराडे के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या क्या थे, यानी कि फैराडे ने अपने प्रयोगों के बाद क्या निष्कर्ष निकाले। तो फैराडे ने निष्कर्ष सबसे पहले ये दिया कि उपयुक्त प्रयोगों से निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्षिक गति होती है, प्रयोग नंबर 1, कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्षिक गति होती है, अथवा कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली की गति होती है, प्रयोग नंबर 2, पहली कुंडली को दूसरी कुंडली के अंदर डाला जा रहा है, या अथवा किसी कुंडली के समीप रखी दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तित होती है, प्रयोग नंबर 3, एक कुंडली में धारा परिवर्तित के कारण दूसरी कुंडली में धारा जो है उत्पन्न हो रही है,
तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद होती है या कुंडली का परिपथ बंद है तब उसमें एक धारा भी उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित धारा कहते हैं। अब देखो इस निष्कर्ष के आधार पर ना फैराडे ने कुछ तथ्य दिए यानी कुछ पॉइंट्स बताए, जिसमें से पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि जितनी अधिक चुंबक शक्तिशाली होगी प्रेरित विद्युत वाहक का बल का मान भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा पॉइंट बताया उन्होंने कि कुंडली में फेरे जितने अधिक होंगे उस पर लगने वाला बल भी उतना ही अधिक होगा। तीसरा पॉइंट बताया कि कुंडली और चुंबक के मध्य गति जितनी तीव्र गति से होगी उनके मध्य जो बल लगेगा या उनके मध्य जो उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी उतना ही अधिक होगा। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि धारा की दिशा निर्भर करती है कि कौन सा ध्रुव पास या दूर जा रहा है, यानी कि अगर ध्रुव के पर भी डिपेंड करेगा। अगर मान लो नॉर्थ पोल पास आने पर जो है वो कई बार ऐसा होगा कि नॉर्थ पोल पास आएगा तो धारा की दिशा बढ़ जाएगी और अगर दूर जाएगा तो घट जाएगी। साउथ पोल अगर पास आएगा तब धारा की दिशा उतनी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ध्रुवों का भी इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट बताया कि विद्युत वाहक बल परिपथ में प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान से सुनना, जो विद्युत वाहक बल होता है वो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो ये उत्पन्न होने वाला प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल है ये परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और ओम के नियम के अनुसार करता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने लास्ट पॉइंट ये बताया कि यदि कुंडली खुले परिपथ के रूप में है तब उस पर लगने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल सबसे अधिक होगा, परंतु चूंकि कुंडली खुली हुई है इसलिए उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात इस कथन का क्या तात्पर्य है? अर्थात इस कथन से हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, या कह लीजिए कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके बाद ही धारा उत्पन्न होती है। यहाँ वो लिखा हुआ है कि अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ना कि सीधे प्रेरित धारा, यानी कि पहले बल बनेगा उसके बाद धारा उत्पन्न होगी। ये अब समझते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, अब इस डायग्राम में आपको दो पृष्ठ दिखाई दे रहे होंगे, पहला और दूसरा। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर आप देख पा रहे होंगे। जो पहला वाला पृष्ठ है उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी दिशा समान है, यानी कि उनके साथ में कोई भी कोण नहीं बन रहा है। और जो दूसरा वाला चित्र है उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कोण बनाती हुई जा रही हैं। तो अगर उनके बीच में कोण बन रहा है तब फाई का फॉर्मूला यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जिसे हम फाई से दर्शाते हैं, तब उस स्थिति में इसका फॉर्मूला लगेगा सिर्फ फाई बराबर बी इंटू ए, यानी कि बी ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन अगर उनकी रेखाओं के बीच में और पृष्ठ के बीच में कुछ कोण बन रहा है, जैसे कि आप डायग्राम नंबर 2 में देख पा रहे हो, तब उस स्थिति में जो है वो एक कोण जो थीटा है तो उसके अकॉर्डिंग हम ए डॉट बी का फॉर्मूला खोल देंगे जो होता है ए बी कॉस थीटा। तो उस कंडीशन के लिए फाई बराबर आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इस फाई यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं बच्चों, एक होता है एमकेएस पद्धति में और एक होता है सीजीएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होता है मेरे बच्चों वेबर और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है भाई मैक्सवेल। अब अगर आपने जो है 11th क्लास में पढ़ा होगा एमकेएस पद्धति के मात्रकों को सीजीएस पद्धति में बदलना, तो वहीं से आप एक रिलेशन समझ लीजिए कि एमकेएस पद्धति का जो मात्रक वेबर होता है इसका जो मान है वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आपसे एक नंबर के लिए अगर पूछ ले कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, तब आपका जवाब होगा एक वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। अच्छा, आगे बात करते हैं भाई। आगे बात करें तो इस थीटा के अकॉर्डिंग इस कंडीशन में यानी कि फाई की 3 स्थितियाँ बनती हैं। कौन कौन सी? पहली स्थिति, अब आपकी स्क्रीन पर 3 स्थितियाँ और आ रही होंगी, इन तीनों स्थितियों को ध्यान से देखिए। पहली स्थिति में थीटा का जब कोण का मान 0 हो, जब कोण का मान 0 होगा तो थीटा 0 का होता है cos 0 1, क्योंकि यहाँ कोस आ रहा है तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। जब cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो ये खत्म, यानी कि फाई बराबर क्या बचेगा? बी है। इस स्थिति में जो फ्लक्स है वो अधिकतम होगा, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जब ये वाली कंडीशन होगी, कंडीशन नंबर 1, उस स्थिति में जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वो अधिकतम है गुजरने वाली पृष्ठ से। दूसरी स्थिति पर ध्यान दीजिए। दूसरी स्थिति में क्या रहा है कि अगर वो थीटा बराबर 90 यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से 90 डिग्री के कोण पर हो यानी कि लंबवत हो, तब इस स्थिति में कोस 90 का मान होता है 0। और जब ऐसा होगा, क्योंकि वो लंबवत है, तो लंबवत होने का मतलब क्या है कि गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब लंबवत होंगी तब कोई भी किरण गुजर नहीं पाएगी, इसीलिए उसका मान हो गया 0। तो चुंबकीय फ्लक्स होगा मिनिमम।
तीसरी स्थिति होती है जब थीटा का मान 180 डिग्री हो, और कोस 180 का होता है -1। तो कोस -1 होने के कारण फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा माइनस का BA। यानी कि तीसरी स्थिति में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की विपरीत दिशा में होगा। तो ये है आपका चुंबकीय फ्लक्स। तो ये था भाई आज का हमारा लेक्चर। तो आज के लेक्चर में आपको साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिला होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। थोड़ी सी माइक में दिक्कत आ गई है जिसको बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। आज हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ा है, क्या होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और यहाँ पे फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, और सिर्फ एक हेडिंग आज हमने चैप्टर का कवर किया है जो है वह चुंबकीय फ्लक्स। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसे प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं फैराडे के, जो आज हमने एक्सपेरिमेंट किया है उस पर बेस्ड फैराडे के नियम, जो कि आपके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।